डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने देखा है कि एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। बच्चे इस पे प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं रहता कि ये है क्या। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करेंगे ही साथ एक डीप इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे, ताकि हमको ये समझ में आ सके कि ये है क्या और इसको कैसे फील किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा। धीरे धीरे हम लोग एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहला मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसकी जो कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इसके ऊपर आप फोर्स भी लगा रहे हो राइट डायरेक्शन में। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है, पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो लेफ्ट डायरेक्शन में। तो पार्टिकल का क्या होगा? पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। तो इस एग्जांपल से हमको क्या समझ में आता है कि अगर आप फोर्स को वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल लगाते हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है ना। इन दो एग्जांपल से हमको ये बात समझ में आ रही है। फिर थर्ड एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है, पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो। इस केस में क्या होगा, सोचो। इस केस में ये होगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा इमीडिएटली, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होना चालू हो जाएगा इस तरीके से। पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना चालू हो जाएगा इस तरीके से, है कि नहीं। और अगर आप मान लीजिए पार्टिकल राइट में जा रहा है, आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो, जैसा कि फोर्थ केस में मैंने ड्रॉ किया है, इसमें क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे चेंज होना चालू हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो, यहां से हमको क्या समझ में आता है कि अगर आप फोर्स को वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल लगाते हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अगर आप फोर्स को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाते हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इमीडिएटली चेंज नहीं होगा क्योंकि इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग नहीं है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। अगर आप कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते रहोगे तो टाइम के साथ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि फिर फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के साथ में एक एक्यूट एंगल बनाने लगेगा, जैसा कि मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस किया है। तो अगर मान लीजिए ये केस है कि वेलोसिटी और फोर्स एक एंगल पे है इस तरीके से, तो क्या होगा पार्टिकल की वेलोसिटी का। तो देखो, यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा वेलोसिटी के पैरेलल और एक आएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के पैरेलल है। वो कंपोनेंट फोर्स का जो कि वेलोसिटी के पैरेलल होता है उसको हम लोगों ने नाम दिया है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसको हमने नाम दिया है नॉर्मल। एफ एन का मतलब है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वेलोसिटी के नॉर्मल है ये, इसलिए हमने इसको एफ एन नाम दे दिया, नॉर्मल फोर्स। तो वो फोर्स का कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के अलोंग होगा वो क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। और फोर्स के, सॉरी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, वो उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो यहाँ पर जो पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो कुछ इस तरह से चेंज होना चालू हो जाएगा इस फोर्स के कारण। ठीक है ना। तो यहां से हमको ये समझ में आता है इस पूरे डिस्कशन से कि अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन चेंज होगा। फोर्स अगर वेलोसिटी से किसी एंगल पे है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि फोर्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, है ना, ये दोनों चीजें यहाँ पर चेंज होगी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ना चाहते थे, तो हम यहाँ पे ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, अभी रिलेट हो जाएगा। ठीक है। इनका रिलेवेंस है, जो मैं आपको यहाँ पे बातें बता रहा हूँ उनका बहुत बड़ा रिलेवेंस है सर्कुलर मोशन में। और अगर आपको ये वाली छोटी छोटी बातें, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो आपको सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने इसको समराइज किया हुआ है जो अभी तक हमने पढ़ा, की पॉइंट्स। तो पहला की पॉइंट है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ तक के सारे पॉइंट, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसी को यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, है कि नहीं। तो फोर्स बोलो चाहे एक्सेलरेशन बोलो, बात एक ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे जो हमने पूरा डिस्कशन किया है
कि अगर मान लीजिए फोर्स वेलोसिटी जो है उसके पैरेलल कोई एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, एंटी पैरेलल अगर एक्सेलरेशन है तो मोशन कैसा होगा, क्या फर्क पड़ेगा मोशन के ऊपर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कुछ फोर्स होगा उस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। तो यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किसी एंगल पे है तो क्या होगा, तो सेम सेम रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स के कारण ही आता है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा साथ साथ चलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के अंदर मैंने फोर्स और एक्सेलरेशन को साइड बाय साइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स और या एक्सेलरेशन इसके अपन दो पोर्शंस कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स अपन कर सकते हैं। एक तो होगा जो कि वेलोसिटी के पैरेलल होगा, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और फोर्स या एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है ना। इसी तरह से वेलोसिटी के भी दो पार्ट्स हैं, एक तो है उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका है डायरेक्शन। तो हमने ये सब चीजें यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब हमको पता है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है वो केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो केवल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है। और अगर हम कंप्लीट फोर्स को ले लें तो पूरी वेलोसिटी को चेंज कर देती है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को। ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपको क्लियर होना चाहिए अगर आपको सर्कुलर मोशन की एक इंट्यूटिव डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये सब बातें जो अभी तक हमने डिस्कस की इनका सर्कुलर मोशन से क्या रिलेशन है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो के अंदर वो केवल हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो सर्कुलर मोशन होता है जिसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, जहां पे पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी टाइम के साथ में, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जहां पर पार्टिकल की स्पीड चेंज होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे वीडियो में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही बात करेंगे। आगे जाकर के जो मैं वीडियोस आप देखेंगे मेरे, उसमें आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी बात मिलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास में एक एम मास का पार्टिकल है जो कि वी स्पीड से सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, अब हमको पता है कि हमेशा जो वेलोसिटी होगी सर्कुलर पाथ पर वो हमेशा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए आप देखो यहाँ पे मैंने हर जगह पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। अब हमने ऑलरेडी देखा कि पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन केवल तभी चेंज होता है जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ फोर्स हो, नहीं तो पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। और यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा होगा, वो तो कांस्टेंट है। और अगर हमको कंटिन्यूअसली पार्टिकल की वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन ही चेंज करना है उसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट बनाए रखते हुए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसके लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी? इसके लिए हमको ये रिक्वायरमेंट होगी कि पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ फोर्स अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ये फोर्स एफ लग रहा है, पार्टिकल मान लो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे आ गया तो ये फोर्स एफ लग रहा है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो ये फोर्स एफ लग रहा है, जब ये किसी रैंडम लोकेशन पे तब भी एफ फोर्स लग रहा है। तो ये हमेशा जो फोर्स होगा ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए और टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, कॉनकेव साइड पे होना चाहिए, तभी पार्टिकल सर्कल में घूम पाएगा। है कि नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स नहीं होगा अगर वेलोसिटी के, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। और वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता क्योंकि पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन केवल तभी पॉसिबल है जब टुवर्ड द सेंटर हमेशा कोई ना कोई फोर्स अवेलेबल हो। जो भी फोर्स ये काम करता है जो कि पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रखने का काम करता है उसको हम लोग एक फैंसी नेम असाइन कर देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। है ना। ये केवल एक फैंसी नेम है जो हम असाइन कर देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमको पता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जहां पर फोर्स होगा वहां पे एक्सेलरेशन भी होगा। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग एक फैंसी नेम असाइन कर देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना। इसका अभी हम डेरिवेशन भी करेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन, और इसको कई एग्जांपल लेके भी समझेंगे। पर इन समरी जो कंसेप्ट है वो यही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विच इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप द पार्टिकल ऑन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हमने नाम दे दिया है एफ सी। ठीक है, एंड द एसोसिएटेड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बोल सकते हैं एफ सी विल बी इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास में ये पूरी की पूरी थ्योरी डेवलप हो गई यहाँ पर। है ना। तो वो फोर्स जो कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रखने का काम करता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रखने का काम करता है, उसको हम लोग एक फैंसी नेम असाइन कर देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए तरीके का फोर्स नहीं है।
जैसे हम लोग चार फंडामेंटल फोर्स जानते हैं नेचर के अंदर। कौन कौन से हैं चार फंडामेंटल फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चार फंडामेंटल फोर्सेज हैं। तो उसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कोई नया फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ये केवल एक लेबल है, एक पद है, एक डेजिग्नेशन है, जो कि असाइन कर दिया जाता है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर को। ठीक है ना? जो भी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगा, जो कि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रखने का काम कर रहा होगा, उसको हम लोग ये लेबल असाइन कर देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करके रखे हुए है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यही रेस्पॉन्सिबल होता है इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ के लिए अराउंड द न्यूक्लियस। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास नहीं घूम पाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पहले एग्जाम्पल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रोल है, एक पद है, एक डेजिग्नेशन है, ये कोई नया तरीके का फोर्स नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। फिर ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सन के अराउंड मान लीजिए अर्थ एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। हमको पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है वो। अगर अपन सन के फ्रेम में देखेंगे तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। लेकिन मान लीजिए अभी हम हाइपोथेटिकली इसको सर्कुलर ऑर्बिट कंसिडर कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। नहीं तो हम फिर क्या होगा कि केपलर्स लॉज और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज में हमको जाना पड़ेगा, जिसके लिए ये वीडियो नहीं बनाया। तो हम लोग अभी उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहते, तो हम सर्कुलर पाथ कंसिडर कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में इस तरीके से घूम रही है। तो सन के कारण जो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है इस केस में। ठीक है ना? तो कोई भी वो फोर्स जो कि एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रखने का काम कर रहा होता है, उसको हम लोग एक लेबल असाइन कर देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इतनी सी बात है ना? जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक राम नाम का आदमी है, उसको आप अपने घर के वॉचमैन की तरह हायर कर लेते हो। तो जब आपने उसको वॉचमैन की तरह हायर नहीं किया था, तब वो केवल राम था, वॉचमैन नहीं था। जब आपने उसको अपने घर में वॉचमैन के रोल में हायर कर लिया, तो आप उसको एक रोल असाइन कर देते, है ना? एक डेजिग्नेशन असाइन कर देते हो वॉचमैन का। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये भी इसी तरीके से है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अगर किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रखने का काम करते हैं, तो हम उनको एक डेजिग्नेशन, एक पद असाइन कर देते हैं, एक रोल असाइन कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरीके से है। ठीक है ना? फिर अब हम देखते हैं टेंशन फोर्स। तो ये एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, एक रस्सी से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, या फिर टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर। फिर मान लीजिए एक स्फीयर के अंदर मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा है। तो स्फीयर के कारण जो नॉर्मल कांटेक्ट आ रहा होगा, वही इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रखने का काम कर रहा होगा। है ना? यहाँ पे हम अगर मान लीजिए इसको वर्टिकल में कंसिडर करते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि n माइनस एम जी इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफसी बोल देते हैं। तो यहाँ पे n माइनस एम जी जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा। ठीक है ना? अगर ये थर्ड एग्जांपल के अंदर भी मान लो अगर ये वर्टिकल सर्किल है, तो आप बोल सकते हो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे mg भी लग रहा होगा। तो अपन यहाँ पे बोल देंगे कि t माइनस एम जी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ऐसा नहीं कि केवल अगर ये वर्टिकल में हो रहा है तो t माइनस एम जी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल में हो रहा होता ग्रेविटी फ्री स्पेस में, तो हम बोलते कि केवल t सेंट्रीपिटल फोर्स होता। ठीक है ना? इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स केवल एक लेबल है जो कि हम नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इन सर्कुलर मोशन को असाइन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है? तो इसके लिए अब मैं इसकी आपको मैथमेटिक्स बताने वाला हूँ। इसके लिए हमको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस पेज में मैं जो चीज हाईलाइट करूँ आप उसी को देखना। अगर आप पूरे के पूरे पेज को एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो सर्कुलर मोशन होता है जहां पे पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती है, और उस केस में हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया तो उसको हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिल जाएगा। है ना? तो मान लो कि एक पार्टिकल है जो कि इस तरह के सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है? ये है सेंटर। तो मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली यहां पर था। इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं लेट्स से ए, और ये वाला पॉइंट है लेट्स से बी। ए और बी पॉइंट्स हमने नाम दे दिए। तो पार्टिकल जो है वो ए से बी तक ट्रैवल करता है, और वो एक डी थीटा का एंगल ट्रैवर्स करता है सेंटर पर। डी थीटा एक बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगल है।
ठीक है। तो ये हम सिचुएशन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो भी कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा या फिर जो भी एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, उसकी वैल्यू होती है डीवी बाई डी। हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डीवी मॉड बाय dt। ये बेसिक डेफिनेशन एक्सेलरेशन की वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे वो केवल डायरेक्शन में चेंज होगा, वो मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं होगा। क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसके अंदर कोई डायरेक्शन का, इसके अंदर मैग्नीट्यूड का तो चेंज हो नहीं सकता, केवल डायरेक्शन का ही चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम डीवी की बात कर रहे हैं या चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो केवल डायरेक्शन का चेंज है। ठीक है। डायरेक्शन आप देख ही सकते हैं, पार्टिकल का कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। डीवी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में, जहाँ पे फाइनल और इनिशियल का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा, है ना। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी वी है, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी भी वी है, इनके बीच का एंगल ये डी थीटा आ जाएगा। देखो ये डी थीटा कैसे आएगा, इसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप इस डायग्राम को थोड़ा एक्सटेंड कर लो तो ये एंगल भी डी थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल 90 माइनस डी थीटा हो जाएगा, ये एंगल डी थीटा हो जाएगा। और ओरिजिनल जो वेलोसिटी थी वो तो इसी डायरेक्शन में थी, तो ये आप बोल दे वी फाइनल है, ये वी इनिशियल है, दोनों का मैग्नीट्यूड वी ही है, उनके बीच का एंगल डी थीटा है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे अलग से बना रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखाया। फिर अब हम क्या करेंगे कि अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। अब हमको ये बात पता है वेक्टर की नॉलेज से कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम क्या करते हैं कि वी इनिशियल जो था उसको उल्टा करके अगर आप वी फाइनल में ऐड कर दोगे तो आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा, ये एंगल डी थीटा होगा। तो यहाँ पे इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके मिड में आ जाएगा, डीवी वेक्टर। ये डीवी वेक्टर में हमको इंटरेस्ट है। और अब देखो ये जो डीवी वेक्टर आएगा ये टुवर्ड्स द सेंटर ही आएगा। इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है। यहाँ पे हमको वेक्टर फॉर्म से भी दिख रहा है कि डीवी वेक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर आएगा, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा। और इंट्यूटिवली तो हमने ऑलरेडी ये देख ही लिया है कि किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर पाथ पर घूमना है तो उसका नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर आना चाहिए, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो, है ना। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर और अलग कॉम्प्लेक्सिटीज होती है जो कि हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ही आना चाहिए। तो ये डीवी और एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन वही होगा जो कि डीवी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो डीवी वेक्टर है टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा। ये बात हमको मैथमेटिकली भी क्लियर हो गई, इंट्यूटिवली तो ऑलरेडी क्लियर हो गई थी। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे डीवी की वैल्यू निकालते हैं। डीवी की वैल्यू कैसे आएगी, तो हम यहाँ पे सिंपली वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कॉस ऑफ डी थीटा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों जो वेलोसिटीज है उनका मैग्नीट्यूड तो वी ही है। ठीक है ना। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देते हैं कि कॉस ऑफ डी थीटा इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर डी थीटा बाय टू। इसको अगर अपन लगाएंगे और ऊपर वाली इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो हमें डीवी की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ इतनी सिंपल कैलकुलेशन आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको ये पूरा पेज क्लियर हो गया है तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब हम यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, क्योंकि डी थीटा एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगल है, बहुत छोटा एंगल है, तो हम बोल सकते हैं साइन डी थीटा बाय टू विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा बाय टू, है कि नहीं। तो जो डीवी की वैल्यू होगी, अब आप क्या करो, साइन डी थीटा बाय टू की जगह सिंपली डी थीटा बाय टू रख दो, तो ये बन जाएगा। टू से टू कैंसिल हो गया तो ये वी इंटू डी थीटा बन गया। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, डीवी इज इक्वल टू वी इंटू डी थीटा। दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देते हैं अपन इस इक्वेशन में। तो डीवी बाई डी टी जो है वो तो हो जाएगा एक्सेलरेशन, और डी थीटा बाई डी टी की जगह अपन रख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। हमको पता है डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी होता है। और डीवी बाई डी टी जो है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यही हम कैलकुलेट करना चाहते थे। तो उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, वी इंटू ओमेगा। हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। और हमको सर्कुलर मोशन की जनरल नॉलेज से ये बात पता ही है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो यानी कि हमारे पास में यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेवलप हो गया जो कि होगा v इंटू ओमेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे हमने क्या किया कि v इंटू ओमेगा में एक बार हमने v की वैल्यू ओमेगा आर रख दी, तो हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर आर फॉर्मूला आ गया। अगर आप ओमेगा की वैल्यू v बाय आर रख दोगे तो आपके पास में वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमारे पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डिफरेंट फॉर्म्स आ गए। कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको और स्टडी करते हैं। अब हमको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली, वी स्क्वायर बाय आर है, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर है, या फिर वी इंटू ओमेगा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा वो फिर हो जाएगा
mv² / r या फिर m⍵²r। हमने सिंपली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो बच्चे यहाँ तक इस बात से तो कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है सर, हमको ये समझ में आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये है, और उसको अप्लाई भी कर लेते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी हमको इसमें थोड़ी और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इसको फील करना है इस टॉपिक को। तो कैसे फील करेंगे, देखो अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। इनफैक्ट ये जो मेरी यूट्यूब चैनल है या फिर जो मेरे वीडियोस हैं, इनका पर्पस यही है कि हम लोग एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, एक फीलिंग के लेवल पे चीजों को समझ सके। अगर आप फील कर पाते हैं चीजों को तो आप ज्यादा डीप जा पाते हैं उनके, आपको मजा भी आता है, तब आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो देखो इसको फील कैसे करेंगे हम। तो ये जो एफ सी इज इक्वल टू mv² / r जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये इसी फॉर्म में समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, r इज इक्वल टू mv²/fc। ठीक है ना, हमने बस टर्म्स को रीअरेंज कर दिया है। इस तरीके से आप इसको ज्यादा इंट्यूटिवली समझ सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे आप इस एग्जांपल को समझना। मान लो ये कि m मास का पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में जा रहा था। आपने उस m मास के ऊपर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना चालू कर दिया एफ सी नाम से। ठीक है, ये एफ सी का आपने फोर्स लगाना चालू कर दिया, तो इस पार्टिकल का क्या होगा, टर्न लेना चालू कर देगा। और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, क्योंकि अगर टर्न है तो कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, है कि नहीं। तो इसका कुछ मान लीजिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया इस पॉइंट पर जहां पे हमने फोर्स लगाया है, और रेडियस है तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, ये हमने सी बोल दिया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप एक एम मास का पार्टिकल है, वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और आप उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप उसको पुल करोगे तो वो एक कर्व्ड पाथ पर जाना चालू कर देता है। और उसके कर्व्ड पाथ के इनिशियल पॉइंट का कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस आर वैल्यू से दिया जाएगा, जो कि आएगा mv²/fc। इसका मतलब ये है कि अगर एक एम मास का पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, और आप उसके ऊपर साउथ डायरेक्शन में एक एफसी का फोर्स लगाना चालू करोगे, तो वो एक कर्व पर मूव करना चालू करेगा जिसका इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा mv²/fc। ये मतलब है इसका। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर अपन और इसको थोड़ा डीपली समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप पार्टिकल, दो दो लोगों को कंसीडर करो, मान लो दो लोग हैं, केस बाय केस वो राइट डायरेक्शन में जाते हैं, एक हल्का आदमी है एक भारी आदमी है ना। तो आप पहले हल्के आदमी के ऊपर आप उतना ही, दोनों सेम वेलोसिटी से जाते हैं, ठीक है, आप एक हल्के आदमी के ऊपर फोर्स लगाते हो साउथ डायरेक्शन में। दोनों लोग जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहे थे, मतलब ईस्ट में जा रहे थे, आप उनके ऊपर फोर्स लगाते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, साउथ में। तो इनका कुछ टर्निंग होगी। किस आदमी का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा आएगा, किसका कम आएगा, क्या आप ये इंट्यूटिवली बता सकते हो विदाउट गोइंग इनटू एनी फॉर्मूला। जो हल्का आदमी होगा उसका रेडियस आएगा ज्यादा। जो भारी आदमी हल्क सॉरी जो हल्का आदमी होगा उसका रेडियस आएगा कम। जो भारी आदमी होगा उसका रेडियस आएगा ज्यादा। एक भारी आदमी को एक छोटे रेडियस में खींचने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक हल्के आदमी को सेम रेडियस पे खींचने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर मास बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बढ़ेगा। ये बात हमको इंट्यूटिवली दिखती है अपने डेली लाइफ एग्जांपल से। ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए मास को सेम रखते हो और अगर आप फोर्स को बढ़ाते हो, है ना, देखो यही वाला जो डायग्राम बना हुआ है इसमें अगर आप फोर्स को इंक्रीज करो, है ना, और फोर्स को अगर आप इंक्रीज करो और मास को अगर आप कांस्टेंट रखो, तो क्या होगा, पार्टिकल की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होनी चालू हो जाएगी। ये बात हमको इंट्यूटिवली दिखती है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए अब आप वापस से दो केस कंसिडर करो सेम मास के लिए, कि मान लीजिए एक बार हमने एक आदमी को बोला कि तुम धीरे धीरे चलते हुए आओ आओ हम तुम्हें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी फोर्स से खींचेंगे। तो अगर वो धीरे चल रहा होगा और आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाओगे तो उसका जो रेडियस आएगा वो कम आएगा, है ना। लेकिन अगर वही आदमी बहुत तेजी से चल रहा है और आप उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाओगे तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो ज्यादा आएगा। मतलब वो इतने जल्दी नहीं मुड़ेगा, थोड़ा सा दूर जाकर के मुड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये है m1, ठीक है, और ये है m2। या फिर मास तो अपन ने सेम रखा है तो मास को अपन सेम रख लेते हैं। ये है v1 से चल रहा है और ये v2 से चल रहा है, और इसके अंदर v1 इज ग्रेटर देन v2 है। तो अगर आप दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप सेम फोर्स लगाते हो, तो क्योंकि v1 ज्यादा है तो वो एक बड़े रेडियस में टर्न लेगा, लेकिन क्योंकि v2 कम है तो वो एक छोटे रेडियस में टर्न ले जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके की चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। तो यहां से हमको ये इंट्यूटिवली समझ में आती है कि अगर v बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बढ़ेगा। और आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास में फॉर्मूला अवेलेबल है इसमें ये सारी प्रोपोर्शनैलिटी सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप मास को बढ़ाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता है, ये चीज हमको इंट्यूटिवली समझ में आती है। अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा।
ये सारी बातें आप अपने डेली लाइफ एग्जांपल से इंट्यूटिवली समझ सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने डेली लाइफ से भी इसको रिलेट किया ताकि हम इस फॉर्मूले को फील कर सकें। और जब आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो, आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एफ सी, तो आप इसको ज्यादा अच्छे से इंट्यूटिवली समझ पाते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ यहाँ तक की सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके ऊपर हम लोग एक सॉल्व एग्जाम्पल भी देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है उसका फैंसी नेम है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपिटल फोर्स। है ना। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है सेंट्रिपिटल फोर्स, और उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है जहाँ पे दो मासेज हैं M1 और M2, जो कि दो स्ट्रिंग्स से जिनकी लेंथ है L1 और L2, इस तरीके से बंधे हुए हैं और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में घूम रहे हैं। ठीक है ना। इस तरीके का सिस्टम है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सब कुछ। तो ग्राउंड पर रख करके पूरे के पूरे सिस्टम को घुमाया जा रहा है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल आएगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर mg आएगा। ठीक है। तो आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है टेंशन 1 और टेंशन 2, दोनों स्ट्रिंग्स में कुछ कुछ टेंशन होगी, आपको वो दोनों टेंशन कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या फ्रिक्शन या सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को करने का। वो जब भी आप फोर्स एनालिसिस करते हो तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये M1 को अगर हम कंसीडर करें तो इसके ऊपर टुवर्ड द सेंटर आ रहा होगा T1, अवे फ्रॉम द सेंटर आ रहा होगा T2। M2 को अगर आप कंसीडर करोगे तो टुवर्ड द सेंटर आएगा T2। ठीक है। मैं होप कर रहा हूँ ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम T1 T2 के डायरेक्शन क्लियर होंगे। आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर आएंगे दोनों बॉडीज के ऊपर नॉर्मल्स, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर दोनों बॉडीज के ऊपर आएंगे M1G एंड M2G। ठीक है। तो हमको यहाँ पे T1 और T2 कैलकुलेट करना है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, M1 के लिए हम इक्वेशंस लगाते हैं। सर्कुलर मोशन का रूल ये होता है कि आप हमेशा रेडियल डायरेक्शन में और रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक्सेस चुनते हो। तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर जो नॉर्मल आ रहा है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर mg से बैलेंस हो जाएगा। तो n1 की वैल्यू हो जाएगी m1g, n2 की वैल्यू हो जाएगी m2g। इसको भी चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर सम एक्सटेंडेड अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, n1 की वैल्यू m1g हो जाएगी और n2 की वैल्यू हो जाएगी m2g। है ना। तो अब हमको T1 T2 निकालना है। तो हमने ये सीखा कि सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स का एक मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स का एक लेबल हम असाइन कर देते हैं नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर को। है ना। तो M1 के ऊपर जो टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स आएगा वो होगा T1 माइनस T2। यही सेंट्रिपिटल फोर्स होगा जिसकी वैल्यू होगी m ओमेगा स्क्वायर आर। तो M1 ओमेगा स्क्वायर और अंदर वाले पार्टिकल का रेडियस कितना है L1, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। बाहर वाला जो पार्टिकल है M2 उसके लिए भी हम लोग सिमिलर इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज ओनली T2 एंड दिस विल बी इक्वल टू M2 इंटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L1 प्लस L2। ठीक है नहीं, ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई क्योंकि M2 जो है वो L1 प्लस L2 के रेडियस में घूम रहा है। M ओमेगा स्क्वायर R, M2 का जो रेडियस है वो L1 प्लस L2 है। तो T2 तो डायरेक्टली आई गया हमारे पास में। और अगर आप T2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दोगे तो आपके पास में T1 भी आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, T1 और T2 दोनों हमारे पास में आ गए। है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप फोर्स एनालिसिस करते हैं सर्कुलर मोशन में, इसको कहा जाता है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है। इस तरह से फोर्स एनालिसिस सर्कुलर मोशन में किया जाता है। तो मैं होप कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक कंप्लीट मैथमेटिकल एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स मिल गई होगी। और हम लोगों ने देखिए कितने बेसिक से स्टार्ट किया था और हम लोग फाइनली कहाँ तक पहुंच गए इसमें। है ना। तो ये सब बातों को आप ध्यान रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यार। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को सेंट्रिपिटल फोर्स की एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। अच्छा, एक जो गलती और बच्चे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि वो टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रिपिटल फोर्स को भी फ्री बॉडी डायग्राम में ऐड कर देते हैं। तो देखो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो M1 लिया, तो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है T1, आउटसाइड द अभी फ्रॉम द सेंटर लग रहा है T2। और फिर वो सोचते हैं सर ने बोला था टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स होता है वो M ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो वो क्या करते हैं कि टुवर्ड द सेंटर M1 ओमेगा स्क्वायर L1, ये हो जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स, ये भी ऐड कर देते हैं। ये गलत है। ठीक है ना। जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर था T1 माइनस T2, उसकी वैल्यू M ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। M ओमेगा स्क्वायर आर कोई नए तरीके का फोर्स नहीं है जो कि आप ऐड कर दोगे। जो टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स लग रहा होता है जो कि सर्कल में एक पार्टिकल को घुमाने का काम करता है, उसका फैंसी नेम सेंट्रिपिटल फोर्स है। ठीक है ना। और उसकी जो वैल्यू होती है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आती है। ठीक है।
तो अब मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, जिसमें बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा सर्कुलर मोशन पर, ताकि आप लोगों के स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स बन जाए। ओके देन, थैंक यू, बाय।